इकोनॉमिक इक्वालिटी की आयोजित महाराजा सयाजीराव गायकवाड इस विषय पर आधारित चर्चा में आप सभी तुमचा का आवाज स्वागत बरोबर येत नाही, प्लीज. सर. आज मला जरा कनेक्टिव्हिटीचा इश्यू आहे थोडा. थोडंसं अजून बघा, समोर घ्या जरा. हो हो हो. येतो सर आवाज आता? हाँ करा. हाँ ठीक है. हो हो. एसोसिएशन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी की ओर से महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ और अस्पृश्यता उन्मूलन इस विषय पर आधारित चर्चा में आप सभी का स्वागत है. दोस्तों, मुझे आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि यह हमारा 76वां वेबिनार है. सम्माननीय पद्मश्री डॉक्टर सुखदेव थोरात सर के कुशल नेतृत्व, वैचारिकता, मार्गदर्शन तथा प्रयासों से यहाँ तक हम यह सफर पूरा कर रहे हैं. साथियों, इस सफर में आप सभी का भी साथ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है. आपके सिवा यहाँ तक पहुँचना मुमकिन नहीं था. केवल मात्र आपके सहयोग से हम इस मुकाम तक पहुँच चुके हैं. एसोसिएशन की ओर से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है. आज के 76वें वेबिनार का विषय है महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ एंड एनहिलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी. और आज की वेबिनार के अध्यक्ष है माननीय पद्मश्री डॉक्टर सुखदेव थोरात सर, भूतपूर्व अध्यक्ष यूजीसी और आईसीएसएसआर तथा एसोसिएशन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी के अध्यक्ष एसोसिएशन की ओर से आपका स्वागत है सर. आज के मुख्य अतिथि जो इस आज के मुख्य विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ऑनरेबल बाबा भांड सर, फेमस राइटर, सेक्रेटरी, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ चरित्र साधने प्रकाशन समिति, महाराष्ट्र गवर्नमेंट औरंगाबाद, फॉर्मर प्रेसिडेंट, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ लिटरेचर एंड कल्चर, मैनेजिंग डायरेक्टर, साकेत पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड औरंगाबाद. एसोसिएशन की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सर. बाबा सर, आप कैमरा ऑन कीजिए. आप सुन रहे हो? जी सुन रहा हूँ. नमस्ते. नमस्ते. नमस्ते सर. ओके. एसोसिएशन की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सर. इस वेबिनार के आयोजन में मुख्य जिम्मेदारी ले रहे हैं ऑनरेबल डॉक्टर गौतम कामले सर, डॉक्टर विमल थोरात मैडम, डॉक्टर त्रिलोक हजारे सर. आपका एसोसिएशन की ओर से स्वागत तथा अनेक राज्यों से सहभागी हमारे पार्टिसिपेंट जो हर संडे हमें इसी तरह सहयोग देते रहे हैं, आप सभी का स्वागत है. साथियों, आज की चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं ऑनरेबल डॉक्टर सुखदेव थोरात सर को इस विषय का चर्चा के आयोजन के लिए मुख्य भूमिका रखने हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूँ. थैंक यू विद्या. नमस्कार बाबा भांड. थैंक यू फॉर जॉइनिंग. साथियों, आज श्री बाबा भांड को आप सुनेंगे. उनका विषय है सयाजीराव गायकवाड़ और अस्पृश्यता निर्मूलन और अस्पृश्यता निर्मूलन, जातीय भेदभाव, इसके लिए उन्होंने क्या किया, कायदे और धोरण, क्या नीतियां बनाई, इसके बारे में आज हमें बाबा भांड बताएंगे और एनलाइटन करेंगे. क्योंकि जितनी इंफॉर्मेशन सयाजीराव गायकवाड़ के बारे में होनी चाहिए, मेरा ख्याल उतनी नहीं है. तो आज का भाषण उनका महत्वपूर्ण भाषण होगा. लेकिन उसके पहले, मैं बताने के पहले आपको एक बाबा साहब ने जो सयाजीराव गायकवाड़ के जो पुत्र थे, उनको ये खत लिखा था, उसमें से कुछ एब्स्ट्रैक्ट आपके सामने रखूंगा और उसके बाद उसके लिंकेजेस जो है बाबा भांड के जो लेक्चर है उसके साथ करूंगा. ये खत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 10 अक्टूबर 1950 में सयाजीराव गायकवाड़ के जो पुत्र थे प्रताप सिंह, उनको लिखा था.
और ये मुझे इसका विश्लेषण करने की जरूरत नहीं, पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि बाबा साहेब क्या कह रहे हैं। विद्या, मेरी आवाज ठीक से आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। हाँ, तो मैं ये पत्र पढ़ के सुनाता हूँ, 2 मिनट में मेरे साथ आप रहिए। जी सर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लिखते हैं, माय डियर महाराजा साहब, आई हैव बीन फॉर ए लॉन्ग टाइम cherishing the idea of writing the life of His late Highness Sayaji Rao Maharaja Sayaji. You can well understand my desire in this behalf. It was he who gave me higher education, which has enabled me to reach to high status, which I occupy today in the public life of the country. But for his help, सुनिएगा, but for his help, this would not have been possible. He was my patron and the architect of my fortune. बताइए, he was my patron and architect of my fortune. I owe a deep debt of gratitude, which I wish I could adequately repay. इतना जो रिकॉग्निशन है, कृतज्ञता भाव जो सयाजीराव गायकवाड़ के प्रति है, इससे बाबा साहेब का जाहिर होता है। The only way I could do this is to write his life biography. He has played a great part in the history of this country, both as an individual and as a ruler. It would be very unfortunate if the life of such a noble and a great personality were to go unnoticed. ये है, मैं पूरा खत नहीं पढ़ाऊंगा। बाबा साहब कह रहे हैं कि सयाजीराव गायकवाड़ की वजह से जो मैं आज कुछ हूं, वो उनकी वजह से हूं। ही इज आर्किटेक्ट ऑफ माय लाइफ। और ये कहा कि उन्होंने जो किया समाज के लिए, वो आगे आना चाहिए। मैं समझता हूं कि बाबा भांड ने पिछले कई सालों से अपनी मेहनत और अपनी बुद्धिमत्ता के साथ सयाजीराव गायकवाड़ का पूरा लाइफ, उनका सारा कंट्रीब्यूशन सामने लाया है। मुझे मालूम नहीं, मेरा ख्याल है 70 से ज्यादा वॉल्यूम छोटे बड़े उन्होंने निकाले हैं। वो उतने इतने इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट है कि ये सब हमने पढ़ने चाहिए। तो जो बाबा साहेब कर नहीं पाए, वो बाबा भांड आज किए हैं और हमारे सामने रखेंगे। थैंक यू बाबा भांड फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत सारी बातें हमें सुनने को मिलेगी। उनके तो मेरा ख्याल है बहुत सारे लेक्चर रखने चाहिए, लेकिन जब मैंने उनको कहा तो उन्होंने कहा कि मैं सयाजीराव गायकवाड़ का अस्पृश्यता निवारण में और जातीयता के एनिलेशन में और उसके साथ साथ एजुकेशनल डेवलपमेंट में स्पेशली मार्जिनलाइज ग्रुप के क्या रोल था, इसके ऊपर वो बात करेंगे। लेकिन सवाल में आप बहुत कुछ उनको पूछ सकते हैं, लेकिन आज का विषय यहाँ तक चर्चा हुई तो मेरा ख्याल अच्छा है। एक नया वो प्रकाश और लाइट हमारे सामने रखेंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि आने वाले कुछ हफ्ते में हम ऐसे जो इंडिविजुअल है जिन्होंने एंटी कास्ट मूवमेंट चलाई, लिखा, उनके बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत करें हम सयाजीराव महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ से। कुछ मैं फिर आपके सामने अयोध्यादास जो है मद्रास के, ज्यादा लोगों को मालूम नहीं, उनके बारे में बोलने के लिए किसी को कहूँगा। उसके बाद केरला के जो नारायण गुरु है उनके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। अच्युतानंद है नॉर्थ इंडिया के, उनके बारे में करेंगे। आदि मूवमेंट है पंजाब में, उनके बारे में सुनेंगे। आंध्र प्रदेश से कुछ हम एक्सपीरियंस आपके सामने रखें। तो ये शुरुआत कर रहे हैं बाबा भांड से। मैं विद्या को रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनका परिचय देके उनको रिक्वेस्ट करें कि वो बात बोले। जी सर, थैंक यू सो मच। रिस्पेक्टेड बाबा भांड सर एक जाने माने व्यक्तिमत्व है। मैं अतुल कुमार जी को अनुरोध करती हूँ कि वे विस्तृत से
बाबा भांजी का परिचय करवाए। अतुल कुमार सर हमारे साथ जुड़े हैं अहमदनगर से, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। अतुल कुमार सर प्लीज। शुक्रिया मैम। आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। सभी को क्रांतिकारी जय भीम। मैं सर्वप्रथम पद्मश्री सुखदेव थोरात जी सर का अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ कि जिन्होंने ये लेक्चर सीरीज आयोजित की है। और मैं आज के जो मुख्य अतिथि है बाबा भांजी, इनका मैं परिचय आपके सामने रखता हूँ। मैं डॉक्टर अतुल कुमार चौरपगार, दादा पाटील राजड़े कॉलेज आदिनाथ नगर डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर से प्राणीशास्त्री विषय का विद्यार्थी हूँ। मैं आपके सामने बाबा भांजी का परिचय, संक्षिप्त परिचय आपके सामने रखता हूँ। बाबा भांजी का जन्म 28 जुलाई 1949 वडजी तहसील पैठण जिला औरंगाबाद में हुआ है। बचपन से ही स्वयं कमाई कर अध्ययन करते हुए एमए अंग्रेजी तक पढ़ाई पूरी की। 8वीं कक्षा में बालवीर आंदोलन में राष्ट्रपति पदक प्राप्त, 10वीं में स्काउट गाइड शिविर के लिए कनाडा, अमेरिका जैसे देश 10 देशों की यात्रा की है। लेखक बनने की इरादों से 6ठी कक्षा से ही लेखन की शुरुआत की है। 1975 में पत्नी श्रीमती आशा भांजी के सहयोग से धारा और बाद में साकेत प्रकाशन का आरंभ, अब तक 1900 पुस्तकों का प्रकाशन किया है। 9 उपन्यास, 2 कहानी संग्रह, 4 यात्रा वृत्तांत, 4 ललित गद्य, 4 जीवनिया, 4 स्वास्थ्य और योग, 5 अनुवाद, 25 संपादन, 15 बाल उपन्यास, 25 बाल कथा संग्रह, 30 एकांकिका, 27 नव साक्षरों के लिए पुस्तकें प्रकाशित की है। साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार, महाराष्ट्र शासन के 11वें महाराष्ट्र फाउंडेशन सम्मानी और अन्य 15 पुरस्कार। इनके साहित्य पर 6 विद्यार्थियों ने पीएचडी का अनुसंधान कार्य पूरा किया है। पाठ्यक्रमों में पुस्तकें और कई पाठ्य सम्मिलित हुए हैं। अपने जन्म गांव में पानी की बहाव के क्षेत्र का विकास, वाचनालय, गरीब, अपाहिज, गूंगे बच्चों के लिए निवासी स्कूल का निर्माण, योग साधना संस्था के न्यासी, समाज के लिए लाभप्रद कामों में सक्रिय सहभागिता, प्रकाशन कामों के लाभ से उपयुक्त कार्यों के लिए ठोस मदद, लेखन प्रकाशन के साथ खेती, यात्रा, फोटोग्राफी का शौक, दुनिया के 70 से अधिक देशों की यात्रा, महाराष्ट्र राज्य साहित्य और संस्कृति मंडल के अध्यक्ष के नाते 3 सालों तक सफलता के जिम्मेदारी को निभाया है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ पर उपन्यास, चरित्र, किशोर उपन्यास, बाल कथा, अनुसंधात्मक स्वरूप 35 पुस्तकों का लेखन और संपादन किया है। सचिव महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ चरित्र साधने प्रकाशित समिति, महाराष्ट्र शासन औरंगाबाद, और हाल ही में सर का एक किताब आने वाली है, महाराजा सयाजीराव एंड डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, ये अभी प्रकाशित होंगी। तो मैं बाबा भांजी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और मैं आगे की बात विद्याताई चौरपगार को समर्पित करता हूँ। विद्या जी सर। मिसेस हाँ। भान भी है, ज्वाइन की है, उनको भी ओके। स्वागत कीजिए, वेलकम कीजिए। ओके ओके सर। मैम, मिसेस बांड मैम, आप सुन रहे हो? उपस्थित है। हाँ, सुन रही हैं। ओके मैडम, आपका एसोसिएशन की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। धन्यवाद। ओके मैडम, थैंक यू सर। प्लीज, मैं अभी बाबा भांड सर को सुनना एक हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है, संधि है। मैं आपसे नम्र अनुरोध करती हूँ कि आप विचार प्रस्तुत करें।
नमस्कार। एसोसिएशन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी नागपुर की ओर से आयोजित महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ और अस्पृश्यता उन्मूलन इस विषय पर संवाद करने हेतु उपस्थित सभी महानुभावों को प्रणाम। आज के वेबिनार के अध्यक्ष पद्मश्री प्रोफेसर सुखदेव थोराट जी साहब, भाइयों और बहनों, डॉक्टर सुखदेव थोराट जी साहब के कारण ये सुअवसर प्राप्त हुआ, इसलिए उनको धन्यवाद। आधुनिक भारत के निर्मित के एक शिल्पी, महाराष्ट्र के एक सपूत महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, नासिक जिले के कवळाना गांव का ये लड़का संयोग से दत्तक पुत्र के नाते गोद लिया जाता है और बड़ौदा का राजा बन जाता है। राजा बनने के बाद अच्छे गुरु की मदद से अक्षर परिचय, राजकाज और सुप्रशासन की शिक्षा प्राप्त कर महाराजा ने युवा अवस्था ही में ही पहचान की थी कि राज्य चलाना एक शास्त्र है। इसके लिए राजा ज्ञानी होना आवश्यक है। इसे ध्यान में रखते हुए वे स्वयं बड़ी लगन के साथ शिक्षा प्राप्त कर चुके। सुशासन और जनता के ज्ञानवर्धन प्रबोधन से कल्याणकारी की प्रेरणा पाकर दृढ़ता से आजीवन तक जनता की सयाजीराव ने सेवा की। किसान के बेटे से बड़ौदा के सुशासक राजा तक की सयाजीराव की अद्भुत यात्रा भारतीय इतिहास का छिपा हुआ स्वर्णीय पृष्ठ है। लोक कल्याण और जनता के सेवा हेतु उन्होंने दुनिया भर के शासन पद्धतियों का अध्ययन किया। शिक्षा और विज्ञान ही प्रगति का तथा परिवर्तन का अकेला साधन है, इसकी पहचान करते हुए उन्होंने प्रथमतः अस्पृश्य और पिछड़े लोगों की शिक्षा की व्यवस्था की और समाज परिवर्तन तथा क्रांति की नींव रखी। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, सुशासन, न्याय, कृषि उद्योग सहायता, सामाजिक धार्मिक सुधार, जाति धर्मों की आपसी भेदाभेद दूर करके करते हुए मानवता और सर्वधर्म समभाव का मार्ग अवलंबित कर भारत ने अपनी अलग छाप छोड़ी है। ने बड़ौदा की राजगादी प्रत्यक्षतः संभाली थी, तब बड़ौदा जब कुछ लाख रुपए के घाटे में था। इस मुश्किल दौर पे इस युवा राजा ने राज्य की आय और गैर जरूरी खर्चों के मार्गों का अध्ययन किया। गैर जरूरी खर्चों में धीरे धीरे कटौती की, स्वयं के और शासन के आर्थिक नियोजन को पटरी पर लाकर खड़ा किया। आरंभिक 20 वर्षों में वे दुनिया के 7 नंबर के अमीर बन गए थे। इस साथ ही महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने अपना वाचन और लेखन जारी रखा और वे एक प्रज्ञावंत राजा भी बने। सरस्वती और लक्ष्मी एक ही स्थान पर आपसी मेल मिलाप के साथ रही है, ऐसे उदाहरण दुनिया भर में बहुत कम देखे जाते हैं। लेकिन इन दोनों के कृपा पात्र महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ एक अनोखे उदाहरण है। उन्होंने जिंदगी भर सुशासन के साथ जन सेवा की। अपने राजमहल में गैर जरूरी खर्चों में कटौती करने वाला राजा ने साहित्य, कला, संस्कृति, संस्था और जरूरतमंद युग पुरुष और विद्यार्थियों को करोड़ों रुपए की मदद दी और वे जरूरतमंदों को आश्रयदाता बने। शासन के आर्थिक रूप से कटौती वाले अनुशासन के फलस्वरूप राज्य उत्पादन के आय स्रोतों को बढ़ाते हुए राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर चुके सयाजीराव ने जिंदगी भर कई जरूरतमंदों की मदद प्रदान की है। यह सूची बहुत बड़ी लंबी है, इसमें से कुछ चुनिंदा नाम मैं आपको बता रहा हूँ। पितामह दादाभाई नौरोजी, जमशेदजी टाटा, नामदार गोखले, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, न्यायमूर्ति रानडे, राजर्षि शाहू, महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, पंडित मदन मोहन मालवीय, करवीर भाऊराव पाटील, महर्षि शिंदे, शिवकर बापूजी तळपदे, गंगाराम भाऊ भास्के, बाबूराव जगताप,
धोंडो केशव कर्वे, रविन्द्रनाथ टैगोर, माधव कामा, सरोजिनी नायडू, ऐसे सैकड़ों लोग हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, डेक्कन एजुकेशन सोसायटी पुणे, भांडारकर प्राच्य विद्या पुणे, अखिल भारतीय मराठा शिक्षण परिषद आदि अनेक संस्थाओं को और विद्यार्थियों को 89 करोड़ रुपए की मदद बड़ी दरिया दिली के साथ करने वाला सयाजीराव गायकवाड़ इस देश के एक परोपकारी राजा थे। ऐसी मदद करते समय जाति पाति धर्म पंथ इसका विचार किए बिना जरूरतमंदों को दिल खोलकर मदद प्रदान की। महाराष्ट्र में मौजूद 100 से अधिक नामी गिरामी शिक्षा संस्थाओं को उन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष मदद की है। ज्ञानोपासक सयाजीराव ने केवल देश के लिए ही दुनिया भर के विविध क्षेत्रों में काम करने प्रतिभावंतों को करोड़ों रुपए की मदद की, बड़ौदा में आमंत्रित किया और उनके ज्ञान, निपुणता और विद्वान भाभी का प्रजा के लिए लाभ उठाया। कृषि प्रधान देश के किसान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, इसकी पहचान की और फलस्वरूप कृषि विभाग भी बड़ौदा में शुरू किया। गांव के ग्राम पंचायत को अधिकार देकर लोकतांत्रिक व्यवस्था का बीजारोपण किया। ग्राम पंचायत का सदस्य साक्षर हो इस प्रकार का कानून बनाया। कृषि के लिए बावड़िया, बांध, प्रगति बीजों की उपलब्धता, अकाल की रोकथाम हेतु स्थायी प्रबंध, पानी व्यवस्थापन, फलों का उत्पादन, दूध उत्पादन, किसानों के लिए सहकारी बैंक, पतपेड़िया, सहकारी शुगर मिल, बच्चों के लिए कृषि शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा और कौशल्य विकास के कामों में अंजाम दिया। धर्म सामाजिक जीवन का एक अभिन्न अंग है, इसकी पहचान करके महाराजा गायकवाड़ ने बड़ौदा में धर्म विभाग के शुरू किया और सामाजिक सुधार की मजबूत नींव को रखा। अस्पृश्य जातियों के हेतु वेदोक्त पाठशाला, पुरोहितों के लिए परीक्षा लेकर लाइसेंस देना, दान धर्म कानून, अस्पृश्यतों को मंदिर कार्यालयों में प्रवेश, अस्पृश्यता निवारण कानून आदि कार्यों में अंजाम तक पहुंचाया। उद्योग व्यवसाय की मदद की, जहां गांव वहां ग्रंथालय इस योजना को साकार रूप दिया। साहित्य, संगीत, शिल्पकला, नाट्यकला, लोक कला, प्राच्य विद्या, हस्तकला, ये हमारी सांस्कृतिक अनमोल धरोहर है। इसके संवर्धन हेतु सयाजीराव गायकवाड़ ने कई करोड़ रुपए की मदद प्रदान की। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा है, महाराजा सयाजीराव द्वारा किए गए सामाजिक सुधार के कानून तत्कालीन यूरोप, अमेरिका से भी प्रगत थे। ये बात हमें सबको अभी ढूंढना पड़ेगी। महाराजा सयाजीराव ब्रिटिश सत्ता के अधीनस्थ नहीं थे, वे एक संप्रभु राजा थे। ईस्ट इंडिया कंपनी और गायकवाड़ों के प्रारंभिक अनुबंध का उन्होंने अध्ययन किया था, अतः जिंदगी भर ब्रिटिश सत्ता का हिम्मत के साथ उन्होंने मुकाबला किया। लंदन के सुप्रीम कोर्ट ने सयाजीराव गायकवाड़ संप्रभु राजा है ऐसा निर्णय दिया था। इसलिए चरित्र संपन्न प्रशासक और देश प्रेमी सयाजीराव ब्रिटिश सत्ता का सरदर्द बन चुके थे। भारत में अकेले सयाजीराव ने देशभक्त क्रांतिकारकों को चुपचाप और बड़ी हिम्मत के साथ मदद प्रदान की थी। यह नई ऐतिहासिक जानकारी सामने आ चुकी है। बिल्कुल इस रूप से संप्रभु महाराजा की पहचान अब हो रही है। धर्म, दर्शन, राज्य प्रशासन, इतिहास, मानव शास्त्र, संत साहित्य, इन विषयों का ज्ञान प्राप्त कर चुके सयाजीराव विद्याभिलाषी तत्वज्ञ राजा थे। इसलिए दूसरा वैश्विक धर्म सम्मेलन शिकागो, पहला विश्व मानव सम्मेलन लंदन, पहला विश्व साहित्य सम्मेलन टोक्यो, अखिल भारतीय तत्वज्ञान सम्मेलन मद्रास, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण परिषद मुंबई, अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन कोल्हापुर, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन और ऐसे अनेक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के अध्यक्ष पर उनका चुनाव हुआ था। महाराजा सयाजीराव
एक प्रशासक, लेखक, परोपकारी सुधारक, प्रगतिशील प्रबुद्ध व्यक्ति और एक प्रज्ञावंत थे, जिन्होंने लोक कल्याण में ही अपने मुक्ति का मार्ग ढूंढा है। का लेखन, अकाल यात्रा का अभिलेख, भाषण, पत्राचार, कार्यालयीन आदेश, प्रशासन की रिपोर्ट आदि हमारे देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत है। यह सब कुछ मराठी, हिंदी, अंग्रेजी में प्रकाशित कर सभी भारतीय के सामने रखाना और राष्ट्रीय कार्य में अंजाम तक लेकर जाना अत्यंत जरूरी था। महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव जी ने 1962 में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ समग्र साहित्य प्रकाशन द्वारा किया जाए इस प्रकार का निर्णय लिया था। वे सभी क्षेत्रों में सयाजीराव का काम परिचित है। अगला वर्ष 1963 में सयाजीराव गायकवाड़ जन्म शताब्दी थी। यह ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र शासन ने निर्णय लिया था। दुर्भाग्य से सन 1962 में भारत चीन युद्ध शुरू हुआ। यशवंतराव जी को संरक्षण मंत्री के नाते दिल्ली जाना पड़ा और महाराष्ट्र शासन को सयाजीराव गायकवाड़ चरित्र प्रकाशन परियोजना कुछ दिनों के लिए रोकनी पड़ी। 1976 में महाराष्ट्र शासन द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर चरित्र साधन प्रकाशन समिति की स्थापना की गई। इसके उपरांत 1990 में महात्मा ज्योतिराव फुले राजर्षि शाहू चरित्र साधन समितियों की स्थापना हो गई। महात्मा फुले, राजर्षि शाहू और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य प्रकाशन का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य शासन और अनुसंधानों ने किया है। 4 वर्ष पहले महाराष्ट्र के मंत्री महोदय के विशेष कार्य अधिकारी का मुझे फोन आया था। महाराष्ट्र राज्य साहित्य और संस्कृति मंडल के अध्यक्ष पद के नाते आपका नाम का विचार किया जा रहा है, आपकी अनुमति चाहिए। मैंने तत्काल बड़ी नम्रता के साथ ना कर दिया। नकार का कारण बताते हुए मैंने कहा कि मुझे जाने वाले कुछ सालों में लेखक प्रकाशकों के कर्ता धर्ता महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के संबंध में साहित्य लेखन और प्रकाशन कार्य करना है। शासन की ओर से बताया गया कि साहित्य संस्कृति मंडल के अध्यक्ष पद का स्वीकार करे। सयाजीराव गायकवाड़ के साहित्य प्रकाशन का काम भी शासन आगे लेकर जाएगा। मेरे गुरु बालचंद्र नेमाड़े जी और अन्य लोगों को, 1-2 मित्रों को मैंने बात करके चर्चा की और मैंने अनुमति दी। साहित्य संस्कृति मंडल के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी स्वीकार की और महाराजा सयाजीराव ने 100 साल पहले 1800 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित करने में मदद की। हजारों लेखक और प्रकाशकों को वो पालन करते थे। ये बात हमारे मराठी और इंडिया के लेखक और प्रकाशकों को मालूम नहीं थी। महाराष्ट्र शासन ने महाराजा सयाजीराव चरित्र साधन प्रकाशन समिति का गठन करते हुए काम करने का मुझे मौका दिया और इस युग पुरुष के अक्षर रूपी अनमोल निधि का संरक्षण शीघ्रता से हुआ। ये बहुत बड़ी तादाद में यह सांस्कृतिक विरासत जनता के सामने रखे जाना संभव हो सका। महाराष्ट्र शासन ने सयाजीराव समिति की ओर से 62 वॉल्यूम्स पब्लिश किए हैं। साहित्य संस्कृति मंडल और अकादमी ने 6 ग्रंथ प्रकाशित किए हैं और सयाजीराव ट्रस्ट के 89 बुक्स पब्लिश किए। इस तरह सयाजीराव महाराज का 36,000 से करीब प्रकाशन हम कर सके। इस पहले 10 मिनट के प्रास्ताविक में मैंने महाराजा सयाजीराव के विविध क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया है प्रमुख क्षेत्रों का, उसका छोटा सा बात मैंने बताया। अभी इस दूसरे टप्पे में
सयाजीराव महाराज ने जो अपने 4 इयर्स के आयु में अस्पृश्य उन्मूलन के लिए जो काम किया, उसमें के कुछ मुद्दों को, कुछ बातें आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। सन 1875 में 12 साल के सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा के बन गए। 2 साल में 1877 में वे दिल्ली जा रहे थे। अहमदाबाद के होटल में अच्युतों के साथ भोजन के इस का काम शुरू किया। महाराजा सयाजीराव ने बड़ौदा रियासत में अछूतों और आदिवासियों के लिए मुक्त शिक्षा कानून बनाया। इस कानून की विशेषता यह थी कि इसमें छूत अछूत यह शिक्षा की धारा शामिल की गई थी। महाराजा सयाजीराव ने 1 साल के बाद 1883 में अछूतों के लिए अपने राजमहल में एक निजी खंडेराव मंदिर जो था वो सबके लिए खोल दिया। आगे चलकर सन 1932 में बड़ौदा राज्य में सभी सरकारी मंदिरों को अछूतों के लिए खोलने का आदेश जारी किया। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने 1886 में अपने महल में अछूतों के लिए अलग भोजन की परंपरा को तोड़ के उनके साथ बैठकर खाना खाकर शुरुआत की। 1891 में अछूत लड़कियों के लिए स्वतंत्र स्कूल बड़ौदा में खोल दी और अछूत महिलाओं के स्कूल के प्रमुख भी नियुक्त किया गया। सन 1891 में अछूतों के लिए 10 अलग स्कूल बड़ौदा में शुरू हुए। 26 दिसंबर 1909 में बड़ौदा में रियासत में अछूतों के लिए खोले गए 335 स्कूलों में 82,000 लड़कियां और लड़कियां पढ़ रहे थे। बड़ौदा रियासत में यह सभी अछूत छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान महाराज ने किया था। आरंभिक 10-12 वर्षों तक अछूत वर्गों को पढ़ाने के लिए हिंदू शिक्षक मिल नहीं रहे थे। सयाजीराव गायकवाड़ ने मुस्लिम शिक्षकों की नियुक्ति करनी पड़ी। सन 1932 में यह स्थिति बदली और शिक्षा विभाग में निचली जाति के 166 शिक्षक कार्यरत थे। 1891-92 में बड़ौदा, अमरेली, पाटन, नवसारी में अछूतों के लिए छात्रावास शुरू किए गए। उन्हें भोजन, रहने की व्यवस्था के अलावा कपड़े, पेंसिल, स्लेटें और किताबें भी प्रदान की थी। महाराजा सयाजीराव द्वारा 1902 में बनाया गया धार्मिक स्वतंत्रता का कानून धर्म बदलने की स्वतंत्रता देता है। इस कानून की विशेषता ये थी कि धर्म परिवर्तन से संपत्ति के अधिकार और अन्य कानूनी अधिकारों को यह प्रभावित नहीं करता था। इसलिए जाति बहिष्करण से भी सारे अधिकार बने रखे। 1907 में सयाजीराव गायकवाड़ ने बड़ौदा दरबार के दीवान खाने में मिट्ठा राम जी शिंदे को अस्पृश्योद्धार इस विषय पर व्याख्यान आयोजित किया था। बाद में इसी व्याख्यान की एक अलग पुस्तक प्रकाशित की, तो उसके हाजिरिया बड़ौदा स्कूल में। और 1907 में अछूतों के साथ सभी लोगों के लिए सार्वजनिक कुओं के निर्माण के लिए 5 लाख की मदद महाराज ने दी थी। 1937 में बड़ौदा रियासत में अछूतों के लिए 1324 कुएं उपलब्ध हो गए। 1908 और 1907 में के आसपास बड़ौदा में अछूत विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की स्थापना की। पंडित आत्माराम को इस छात्रावास का अधीक्षक और बड़ौदा रियासत में अछूतों के शिक्षक के निरीक्षक के नाते नियुक्त किया गया। इस छात्रावास में सभी छात्रों के वेद मंत्रों का नियमित पूजा पाठ की शिक्षा दी जाती थी। 1908 में
सयाजीराव गायकवाड़ साहब ने अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने हेतु विवाह कानून पूरी बड़ौदा रियासत में लागू किया। ऐसा कानून बनाने वाले बड़ौदा रियासत भारत की पहली रियासत थी। सितंबर 1909 में महाराजा सयाजीराव ने डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन पुणे शाखा के अच्युतों के पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता की थी। इस स्थान पर उन्होंने 1000 रुपए का दान भी दिया था। इस कार्यक्रम में पुणे शहर और लश्कर के रहने वाले विभिन्न आर्थिक वर्गों के लोगों ने महाराजा सयाजीराव के अस्पृश्यता उन्मूलन कार्य को नवाजने के लिए उन्हें मान पत्र देकर गौरवान्वित किया था। उस समय अछूत महिलाओं ने महाराजा सयाजीराव की आरती की थी। महाराजा सयाजीराव ने इस उपहार स्वरूप आरती की थाली में सोने की 5 मोहरें रखी थी। महाराजा सयाजीराव ने इस कार्यक्रम के बाद पुणे के महार समाज के प्रमुख नेता श्री शिवराम जानबा कामले और श्री श्रीपतराव थोरात को विशेष रूप से बड़ौदा में आमंत्रित किया था। उनके साथ विभिन्न विषयों को लेकर विचारों का आदान प्रदान हुआ और बाद में उन्होंने उनको सम्मानित किया और महाल में उनके साथ एक ही टेबल पर बैठकर महाराज ने भोजन लिया। महाराजा सयाजीराव ने 18 अक्टूबर 1909 में प्रेस्ड क्लासेस मिशन के होने पर आयोजित पहले कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। इस बार उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन को 2000 रुपए का दान भी दिया था। इस दान के व्याज से आने वाली रकम से डिप्रेस्ड क्लास मिशन द्वारा के छात्रों को दामाजीराव गायकवाड़ छात्रवृत्ति फंड के नाम से छात्रवृत्ति दी थी। महाराजा सयाजीराव ने डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन छात्रावास के मैट्रिक परीक्षा पास करने वाले श्री भटकर नाम के एक महार छात्र को आगे महाविद्यालय शिक्षा के लिए 25 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति की। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का 1900 मासिक पत्रिका में डिप्रेस्ड क्लासेस से निबंध प्रकाशित हुआ था। इस निबंध में उन्होंने लिखा था, अस्पृश्यता, इस आलेख में अस्पृश्यता का राष्ट्रीय समस्या का विवेचन करने महाराजा सयाजीराव पहले थे। 23 जनवरी 1910 में महाराजा सयाजीराव ने एक आदर्श स्थापित करते हुए बड़ौदा के सभी अछूत छात्रों को इकट्ठा किया और अपने राजमहल लक्ष्मी विलास पैलेस में एक बड़ी दावत दी। 1911 में शिक्षा में 200, सेना में 19, महानगर निगम में 10, पुलिस विभाग के 3 और अन्य 3, ऐसे कुल मिलाकर 242 अछूत मानने वाले लोगों को सरकारी नौकरी में समाविष्ट किया। 1912 साल में अछूतों बच्चों को लक्ष्मी विलास पैलेस में आमंत्रित करते हुए मिठाई बांटी थी। इस समय प्रमुख अतिथि के नाते महाराजा तुकोजीराव होलकर उपस्थित थे। उन्होंने महाराजा द्वारा इस प्रकार के अस्पृश्यता उन्मूलन की पहल पसंद आया और उन्होंने प्रतिभा संपन्न अस्पृश्य जाति के छात्र हेतु 1000 रुपए की छात्रवृत्ति दी थी। गुजरात में अस्पृश्य जाति के लोग धार्मिक विधियां अपने ही जाति के किसी पुरोहित से करते थे। इस पुरोहित को गरोड़ा कहा जाता था। अस्पृश्य जाति के इन पुरोहितों को धार्मिक शिक्षा देने हेतु अगस्त 1913 में गरोड़ा पाठशाला का आरंभ किए 8 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति देकर गरोड़ा विद्यार्थियों को तैयार किया गया। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने माना था कि वेदों का अध्ययन करना सभी जातों का हक है। अतः 7 मार्च 1915 को अछूत और गैर ब्राह्मणों के लिए पहली संस्कृत वेदशाला का बड़ौदा में आरंभ किया। जिन जातियों को अस्पृश्य ज्ञान का लाभ नहीं मिलता उन सभी जातियों को 5 रुपए की 10 छात्रवृत्तियां प्रदान की।
महाराजा सयाजीराव ने बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में 15 जनवरी को हर साल आयोजित व्याख्यानमाला में सभी जाति के लोगों के लिए चरित्र, कार्य और उनके सीखे जाने वाले पाठों के लिए विषय रखने का नियम बनाया था। दिसंबर 1915 साल को महाराजा सयाजीराव ने बड़ौदा में पुरोहित कानून लागू किया, जिसमें किसी भी जाति के हिंदू को पुरोहित का अधिकार दिया गया। यह विशेष जाति की औरात्यगिरी करने की परंपरा को इस कानून से तोड़ा गया। यह दुनिया के इतिहास में अपनी तरह का पहला और एकमात्र क्रांतिकारी कानून है। महाराजा सयाजीराव 23 और 24 मार्च 1918 को मुंबई में विठ्ठलरामजी शिंदे द्वारा आयोजित गई दूसरी अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण परिषद के अध्यक्ष थे। इस सम्मेलन द्वारा आयोजित की गई पहला अस्पृश्यता उन्मूलन प्रस्ताव पेश किया गया। यहाँ उपस्थित 100 से भी अधिक गणमान्य व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए। इस पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति थे महाराजा सयाजीराव गायकवाड़। सन 1919 में बड़ौदा में एक गर्ल हॉस्टल की 17 वर्षीय निम्न वर्ष की अनाथ लड़की की शादी उच्च जाति के लड़की के साथ कर दी गई थी। उस समय वधू को बड़ौदा रियासत की ओर से दहेज के रूप में 30 रुपए महाराज ने दिए थे। 1921 में महाराजा सयाजीराव को अछूतों के लिए किया गया कार्य देखकर परोपकारी सभा और आर्य समाज द्वारा पतित पावन की उपाधि से सम्मानित किया गया था। सन 1930 में स्थानिक सरकारी निकायों में अछूतों को शामिल करना शुरू किया और प्रांतीय पंचायतों के नाम निर्देश सदस्य में अछूत वर्ग के एक सदस्य को शामिल करना अनिवार्य कर दिया गया। 1931 में महाराजा सयाजीराव ने आदेश जारी किया, तालाब या कुएं के निर्माण की अपनी योजना पेश करनी है तो इसका उपयोग अछूतों को करने की अनुमति देना अनिवार्य महाराज ने कर दिया था। 1932 में बड़ौदा रियासत में 24 गांवों में 24 सहकारी संघ पथपेड़िया 360 अछूत सदस्यों के साथ के लिए काम कर रहे थे। इन सदस्यों को बकाया भुगतान, कृषि उपकरणों की खरीदारी और हथकरघा की खरीदारी के लिए 44 आना प्रति माह की ब्याज दर पर ऋण दिया जाता था। 1933 में विठ्ठलरामजी शिंदे ने भारतीय अस्पृश्यता का प्रश्न एक ग्रंथ महाराज को समर्पित किया था। जागतिक उत्पीड़न उन्मूलन कानून लागू करने वाली बड़ौदा रियासत भारत की रियासत की पहली थी। जाति उपजाति के बंधन, रीति रिवाजों और परंपराओं के कारण लोगों को उत्पीड़न को रोकने के लिए सन 1933 में कानून बनाया गया। महाराजा सयाजीराव ने 1936 में अपने कार्यकाल के हीरक महोत्सव के आयोजन के दौरान एक व्यक्तिगत निधि से अस्पृश्यों के लिए 1 करोड़ रुपए का निधि दिया। आज इस रकम का मूल्य देखा जाए तो 1800 करोड़ रुपए की मदद हो सकती है। तो मदद महाराजा सयाजीराव ने उनके खानगी खर्च से, खुद के खर्च से खर्च की थी। हिंदू कस्टम्स एंड देयर ओरिजिन, यह ग्रंथ स्टेनली राइस ने 1937 में लिखा। और लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से द्वारा प्रकाशित किया। महाराजा सयाजीराव ने इस ग्रंथ की भूमिका लिखते वक्त अस्पृश्यता को अपने विकास यात्रा का इतिहास का धब्बा कहा है। राइस ने यह ग्रंथ महाराजा सयाजीराव को समर्पित अछूत जातियों के शैक्षिक और वित्तीय सहायता तथा सहकार आंदोलन के माध्यम से समाज के अन्य वर्गों के साथ समान दर्जा देने के उद्देश्य से सन 1939 में सामाजिक दुर्बलता उन्मूलन कानून बनाया गया।
ऐसा कानून लागू करने वाली बड़ौदा पहली रियासत है। बड़ौदा, नवसारी, पाटन, सिद्धपुर नगर पालिकाओं में भंगी समाज के कामगारों की हेतु सहकारी संस्थाओं को स्थापना की गई। ये सारी संस्थाएं दलित जातियों की भारत की पहली सहकारी संस्था होनी चाहिए। दलित सहकारी संस्था की संख्या 109 तथा सदस्यों की संख्या 2408 थी। बड़ौदा के सभी अस्पतालों, अदालतों, अन्य सरकारी कार्यालयों, पुस्तकालयों में सभी अछूतों को सीधे प्रवेश की आजादी दी थी। महाराजा सयाजीराव ने सभी सरकारी कार्यालयों में सरकारी कार्य करने के समय जाति भेद का पालन न करने का स्पष्ट आदेश दिया था। महाराजा सयाजीराव ने प्राथमिक विद्यालय में पहली से 6ठी कक्षा में पढ़ने वाली पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए सरकारी बजट में 5,000 रुपए आवंटित किए गए थे। इसके अलावा 1,228 रुपए अस्पृश्य जाति के बच्चों के लिए विद्या वेतन के नाते सुरक्षित रखे थे। बड़ौदा रियासत में सरकारी बजट में पिछड़े वर्ग के छात्रों की हाई स्कूल शिक्षा के लिए 16 छात्रवृत्तियों के हेतु 1,268 रुपए निधि दिए गए थे। इसके अलावा अछूत बच्चों की 21 छात्रवृत्तियां के लिए 1,188 रुपए आरक्षित किए थे। बड़ौदा के कला भवन में पिछड़े जातियों के शिक्षा देने के लिए अछूत विद्यार्थियों को महाविद्यालय शिक्षा प्रदान करने हेतु महाराज ने 1368 रुपए की व्यवस्था की थी। ये जो बातें मैंने अभी तक महाराज ने अस्पृश्यों के उन्मूलन के लिए किए बताए गए थे। अब अगले कुछ मुद्दों में महाराजा सयाजीराव ने भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर के शिक्षा के संबंध में जो मदद की, इसके संबंध में कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैट्रिक पास हो चुके बाबा साहब को केवलेश्वर गुरुजी ने सीधे बोले के हाथों सम्मान और अभिनंदन किया था। उस समय केवलेश्वर गुरुजी ने बाबा साहब को स्वयं लिखित बुद्ध चरित्र उपहार स्वरूप दिया था। बाबा साहब को बुद्ध का पहला परिचय इसी किताब से हुआ था। अपने पिता की खराब आर्थिक स्थिति से चलते बाबा साहब के लिए आगे मैट्रिक की पढ़ाई करना संभव नहीं था। फिर दामोदर सावलाराम इंद्र के माध्यम से केवलेश्वर गुरुजी ने बाबा साहब के लिए डिग्री शिक्षा हेतु महाराजा सयाजीराव से छात्रवृत्ति प्राप्त करवाई दी थी। 1910 से 13 तक 3 वर्षों के लिए महाराज ने बाबा साहब को 25 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति दी थी। आगे चलकर उन्हें उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा था। महाराजा सयाजीराव ने एक विद्वान नेता बनने के लिए इरादे से बाबा साहब को अमेरिका भेजने का महाराज ने फैसला किया था। बाबा साहब का पहला शोध प्रबंध कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट सन 1916 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान प्रस्तुत किया था। सन 1913 से सन 1916 तक इन 3 वर्षों के दौरान बाबा साहब ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की उपाधियां महाराजा सयाजीराव द्वारा दी गई छात्रवृत्ति से प्राप्त की। उनके बाद बाबा साहब ने 1916 में सयाजीराव के एक पत्र लिखकर इंग्लैंड रहने का अर्थशास्त्र में उच्च डिग्री हासिल करने का इरादा व्यक्त किया था। लेकिन बड़ौदा के विद्याधिकारी और दीवान ने नियमों की ओर इशारा करते हुए छात्रवृत्ति बढ़ाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद बाबा साहब ने प्राध्यापक सेलिंगमैन की सिफारिश पत्र के साथ महाराज को और एक पत्र लिखा। सभी बातों को विचार करने के बाद सयाजीराव गायकवाड़ ने छात्रवृत्ति को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। इसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर को सन 1916 से 1917 तक
इंग्लैंड में अध्ययन के लिए मदद मिली। सन 1916 में बाबा साहब ने अपना नेशनल डिवीजन ऑफ इंडिया हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी ये पीएचडी शोध प्रबंध कोलंबिया विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया। इस प्रकार से अछूत जाति का पहला डॉक्टरेट महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की दूरदर्शिता से चलते बना है। ये भारत के इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना थी। आगे चलकर 1924 में बाबा साहब ने यह शोध प्रबंध द इवैल्यूएशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंसेस इन ब्रिटिश इंडिया इस शीर्षक के तहत विस्तार के प्रकाशित किया था। बाबा साहब ने ये ग्रंथ कृतज्ञता पूर्वक महाराजा सयाजीराव को अर्पित किया था। सन 1910 से 1917 तक 7 वर्षों में महाराजा सयाजीराव ने बाबा साहब को कुल 25,742 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की थी। आज रुपयों के मूल्य में आंका जाए तो यह राशि 98 लाख रुपए से भी अधिक हो सकती है। बाबा साहब की शिक्षा पूरी होने के बाद 1917 में महाराजा सयाजीराव ने उन्हें बड़ौदा के सैन्य प्रभाग में नियुक्त किया, लेकिन बाबा साहब की मां की बीमारी के चलते हुए तुरंत मुंबई लौट आए। इस मौके का लाभ उठाकर बाबा साहब ने छात्रवृत्ति प्राप्त करने के बावजूद बड़ौदा में काम नहीं किया। ये कारण दिखाकर बड़ौदा प्रशासन द्वारा बाबा साहब को रियासत द्वारा किए गए खर्चों को चुकाने के लिए इस मामले को लेकर प्रशासन ने महाराज को कई दिनों तक अंधेरे में रखा था। प्रशासन ने इस बात का अनुचित लाभ उठाया कि महाराज नियमों और अनुशासन का पालन करने में अधिक विश्वास रखते हैं, लेकिन अंत में जब मामला महाराज के सामने आया तो महाराज ने कहा कि पैसा शिक्षा के हेतु खर्च किया गया है, इसे वसूल करने में कोई सवाल नहीं उठता। इस प्रकार की टिप्पणी करते हुए हमेशा के लिए बंद कर दिया। जब बाबा साहब बड़ौदा के लिए आए, उनके आवास की व्यवस्था महाराज ने की थी। इस संबंध में 2 बातें बतानी है। महाराजा सयाजीराव ने बाबा साहब को बड़ौदा रहने के लिए पंडित आत्माराम का विकल्प दिया था। 7 जून 1918 को बड़ौदा के तत्कालीन दीवान मनुभाई देसाई ने बाबा साहब के संदर्भ में न्यायमूर्ति सर चंदावर को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में दीवान ने कहा कि महाराजा ने बाबा साहब को सरकारी गेस्ट हाउस में रहने की अनुमति दी है। वही दीवान मनुभाई ने चंदावर को यह भी सूचित किया है कि बाबा साहब के लिए रहने के लिए नया घर बनाने की योजना और लागत का अनुमान महाराजा द्वारा तत्काल स्वीकृति के लिए भेजने का आदेश दिया है। शिक्षा के अलावा महाराज ने बाबा साहब को और कुछ मदद की है। बाबा साहब की शिक्षा पूरी होने के बाद महाराजा गायकवाड़ उन्हें हमेशा ताकत प्रदान करते रहे और उनके समर्थन में खड़े होते रहे। सन 1917 में शिक्षा पूरी करने के बाद बाबा साहब लंदन से कैसर हिंद नामक एक जहाज से पहले आए। उनका पूरा सामान, मूल्यवान ग्रंथ संग्रह दूसरे जहाज से आ रहा था। बाबा साहब ने पुस्तकों के संग्रह को लेकर आ रहा जहाज तूफान में समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त, परिणाम स्वरूप बाबा साहब को पुस्तकों का मूल्य संग्रहित क्षतिग्रस्त हो गया था। ये बात जब महाराजा सयाजीराव को पता चली तब उन्होंने बड़ौदा रियासत से 500 रुपए और खुद के खानगी खाते से 200 रुपए की बाबा साहब को मदद की। 1931 में लंदन में आयोजित गोलमेज परिषद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अच्युतों के ओर से एक विद्वतापूर्ण भाषण दिया। महाराजा सयाजीराव इस भाषण से और दलितों और अछूतों के प्रति बाबा साहब के विचारों को सुनकर बहुत खुश हुए। इसी खुशी में महाराज ने लंदन के हाइंस प्रिसेट होटल में बाबा साहब को पार्टी दी थी। इस पार्टी को संबोधित करते हुए महाराजा सयाजीराव ने बाबा साहब की प्रशंसा की और सुनने वालों को उनके संघर्ष और पिछड़े
जीवन के बारे में की जानकारी दी। इस अवसर पर का लाभ उठाते हुए बाबा साहब ने भारत में अपने अस्पृश्य उन्मूलन कार्य के लिए वित्तीय सहायता के लिए पार्टी में उपस्थित लोगों को एक लिखित अनुरोध पत्र दिया था। इस अनुरोध का सम्मान करते हुए कई लोगों ने बाबा साहब को मदद की। इस समय महाराजा सयाजीराव ने 150 पाउंड की मदद दी थी। महाराजा सयाजीराव की इस मदद के साथ और राजाओं ने मदद की, वो 1335 पाउंड मिले। आज रुपए के इसका मूल्य 444 लाख रुपए हो सकता है। महाराजा सयाजीराव द्वारा बाबा साहब को 3 बार दी गई छात्रवृत्ति और इसके वापस में छूट, पुस्तकों को दिए गया मुआवजा और गोलमेज परिषद की मदद का कुल मिलाकर आज मूल्यांकन करें तो 5 करोड़ 47 रुपए तक हो सकता है। 1882 में आगे 58 वर्षों तक बड़ौदा की अस्पृश्यता उद्धार के लिए महाराजा सयाजीराव द्वारा किए गए कार्यों और बाबा साहब को दी गई वित्तीय सहायता को देखते हुए कहा जा सकता है कि महाराजा सयाजीराव भारत में अस्पृश्यता उन्मूलन के इतिहास में बेजोड़ है। लेकिन दुर्भाग्य से महाराजा सयाजीराव को आज तक हमारे इतिहास में इतिहासकारों ने अंधेरे में रखने का काम किया है। महाराजा सयाजीराव और बौद्ध धर्म के संबंध में 2 बातें करना चाहता हूँ। महाराजा सयाजीराव ने सन 1936 में के पहले मराठी भाषा में बौद्ध धर्म पर आधारित 17 पुस्तकें मराठी प्रकाशित की थी। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने दामोदर सावला में हिंदू पुस्तकों को प्रकाशन करने में बौद्ध धर्म पर केंद्रित मराठी ग्रंथों को प्राथमिकता देने का निर्देश किया था। सन 1910 में बुद्ध की यह प्रतिमा जापान से लाई गई और बड़ौदा के जुबली गार्डन में स्थापित की गई। खास बात यह है कि इस प्रतिमा के चबूतरे पर बुद्ध के वचन उकेरे गए थे। ये आधुनिक भारत की एक महत्वपूर्ण मूर्ति है। बुद्ध मूर्ति महाराज अपने टेबल पर हमेशा रखते थे। बड़ौदा में सरकारी दफ्तर पर बुद्ध जयंती मनाई जा रही थी। उस समय बड़ौदा के केंद्रीय पुस्तकालय में बौद्ध धर्म पर आधारित विश्व की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें उपलब्ध थी। इसका भी उल्लेख मिलता है। बाबा साहब ग्रंथालय के प्रमुख को पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की पुस्तकें खरीदने के लिए बड़ौदा भेजते थे। महाराजा सयाजीराव द्वारा अपने जीवन काल में बौद्ध धर्म बौद्ध ग्रंथों के प्रचार के लिए जो बुनियादी कार्य किए, वित्त मंत्री बनना चाहते थे लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। तो महाराजा सयाजीराव ने बाबा साहब को 21 जून 1913 को बड़ौदा धारा सभा की बड़ौदा स्टेट असेंबली में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया। यह नियुक्ति करते हुए महाराजा सयाजीराव ने धारा सभा की नियुक्ति के नियमों में संशोधन किया और एक विषय चुनाव लागू किया। बाबा साहब की विकास यात्रा में महाराजा सयाजीराव के योगदान को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अपने भाषण में विवेचित किया है। 2018 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी महाराजा सयाजीराव विद्यापीठ बड़ौदा के 66वें उपाधि प्रदान समारोह में मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर उन्होंने विचारों को प्रकट करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी कहते हैं, महाराजा सयाजीराव ने बाबा साहब अम्बेडकर को छात्रवृत्ति देकर उच्च शिक्षा प्राप्त हेतु विदेश भेजा था। शिक्षा पूरी करके लौटने के बाद उन्हें दरबार के अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था। अगर महाराजा सयाजीराव ने बाबा साहब की मदद नहीं की होती तो वे वह नहीं कर पाते जो बाबा साहब ने अपने जीवन में किया है। राष्ट्रपति कोविंद जी का यह बयान बाबा साहब के अंतिम जीवन में महाराजा सयाजीराव द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।
बड़ौदा समय महाराज ने बनाए गए जो कानून थे बहुत प्रगतिशील थे। इसके संबंध में 2-3 बातें देखना है। महाराजा सयाजीराव ने 1915 को बड़ौदा में हिंदू पुरोहित कानून लागू किया, जिसमें पुरोहित की धार्मिक मनमानी को रोका गया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य था धर्मशास्त्र का वैज्ञानिक ज्ञान रखने वाले लोगों द्वारा ही धार्मिक विधियां और संस्कार हो और लोगों के आर्थिक और धार्मिक शोषण को प्रतिबंधित किया जा सके। यह दुनिया के इतिहास में अब तक एकमात्र ऐसा कानून है। इस कानून के तहत बड़ौदा सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले को ही सरकार द्वारा पुरोहित का लाइसेंस दिया जाता था। इस लाइसेंस को प्राप्त करने के बाद ही उस व्यक्ति धार्मिक संस्कार करने का अधिकार होता है। इस कानून ने बड़ौदा के हिंदू धर्म की सभी जातियों को पुरोहित बनने का अधिकार दिया था। धार्मिक संस्कारों को करते समय मेजबान को अपनी मातृभाषा में मंत्रों का अर्थ समझाने की अनिवार्य रखी थी। लाइसेंस बिना पुरोहित का कार्य और बिना विधि करना और लोगों को अपनी मातृभाषा में मंत्रों का अर्थ न बताने वाले पुरोहित को कानून के रूप से 25 रुपए का जुर्माना का प्रावधान महाराज ने रखा था। बड़ौदा पुरोहित कानून आधुनिक भारत में सबसे क्रांतिकारी कानूनों में एक था, जो अछूतों को धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक समानता प्रदान करता था। लेकिन दुर्भाग्य से केवल बाबा साहब को छोड़े तो इस बात का किसी भी विद्वान ने अभी तक जिक्र भी नहीं किया है। हम जानते हैं कि 1936 में बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक विश्व प्रसिद्ध भाषण की किताब है जो प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में बाबा साहब ने हिंदू धर्म के सुधार के लिए क्रांतिकारी कार्यक्रम किया था। बाबा साहब ने हिंदू धर्म के सुधार के इस कार्यक्रम को सूचित करने के लिए 21 साल पहले बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव द्वारा लागू किए हिंदू पुरोहित कानून का जैसे का वैसा अच्छे इस्तेमाल बाबा साहब ने किया था। एक और महत्वपूर्ण बात है, सन 1951 में बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल को लागू करने के लिए अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हिंदू महिलाओं को विभिन्न अधिकार प्रदान करने वाले हिंदू कोड बिल में कुछ 6 कानून शामिल थे। हिंदू कोड बिल के इन 6 कानूनों को महाराजा सयाजीराव ने 1905 से 1933 तक बड़ौदा में लागू किया था। दुर्भाग्य से ये ऐतिहासिक सच आज तक किसी ने सामने नहीं रखी है। महाराजा सयाजीराव पर बाबा साहब ने जो श्रद्धांजलि पर लेख लिखा वो बहुत महत्वपूर्ण है। महाराजा सयाजीराव का फरवरी 1939 को 76 वर्ष की आयु में देहांत हो गया था। महाराज की मृत्यु के बाद बाबा साहब ने जनता अखबार में एक श्रद्धांजलि पर लेख लिखा था। इस लेख में बाबा साहब लिखते हैं, श्री सयाजीराव महाराज का देहांत मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी क्षति है। मैं उनके द्वारा किए गए उपकार कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने मुझे जो शिक्षा का अवसर प्रदान किया उससे मैं वर्तमान योग्यता प्राप्त कर सका हूँ। अछूत जातियों पर उन्होंने बहुत उपकार किए हैं। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
माझा आवाज येतो का? हॅलो, माझा आवाज येतो? येतोय मॅडम. येतोय मॅडम. हा, आवाज येतोय मॅडम तुमचा. हॅलो. हॅलो सर. हा, आवाज येतोय तुमचा. सर थांबलेत का? सरांचं काय, मला काही त्यांच्याकडनं काही झालं असेल प्रॉब्लेम. हो बहुधा. आपल्याकडनं ठीक आहे ना? हो सर. भानसरचा आवाज गेला आहे. हो, भांड सरांचा आवाज येतो. भारत के एक बहुत बड़े व्यक्ति को खो गया है और बड़ौदा रियासत के एक बहुत बड़े शासक को गवा दिया है। महाराष्ट्र के महान व्यक्ति अनंत में खो गए हैं। सामाजिक सुधार एक पिता का सपना हो गया है। अतिथों का एकमात्र पालन करता दुनिया में नहीं रहा। ये बाबा साहब की भारत के संबंधी प्रामाणिक जो शब्द है, हम जानते हैं कि बाबा साहब ने जीवन अंतिम चरण में धैर्य के पास महात्मा फुले का चरित्र लिखने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन एक बात नहीं जानती जो अभी सुखदेव जी ने प्रस्ताव में बताई कि बाबा साहब महाराज का चरित्र लिखना चाहते थे, मगर बाबा साहब की तबीयत और कम समय इससे वो उनका स्वप्न पूरा नहीं हुआ। इस बात से आज मैं मेरा संवाद खत्म करने जा रहा हूँ। ये जो संधि मेरी इसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सर। सर मेरी आवाज आ रही? हाँ, राइट। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ एक लोक कल्याणकारी राजा के रूप में इतिहास में जाने जाते हैं। लोक कल्याणकारी राजा किसे कहते हैं या फिर कहना चाहिए, इसकी मिसाल महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ है। आदरणीय बाबा जी ने महाराजा सयाजीराव के अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु समय समय पर बनाए गए नीति तथा कानूनों का सविस्तर विवेचन किया। महाराजा सयाजीराव की कई अनसुनी बातें जो शायद हम में से कई लोगों ने नहीं पढ़ी हुई हो, ऐसे भी कुछ कार्यों का उल्लेख आपने किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के शिक्षा की राह में महाराजा सयाजीराव जी का योगदान महत्वपूर्ण है। बाबा साहब भी महाराजा के प्रति कितने भावुक तथा कृतज्ञ थे, यह आपने बताकर कुछ समय के लिए हमें भी भावुक कर दिया। इस तरह राजा उस समय जब धर्मशास्त्र तथा पुरोहितों का वर्चस्व था, ऐसे कालखंड में महाराजा एक बुद्धिजीवी, आधुनिक, विज्ञानवादी तथा समतावादी राजा थे। आपने इन सारी बातों को, इन सारी सच्चाइयों को काफी गहराई से हमारे साथ प्रस्तुत किया सर। एसोसिएशन की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में सम्माननीय डॉक्टर सुखदेव स्वराज सर को इनवाइट करती हूँ कि आप इस चर्चा की अध्यक्षता करें। विद्या, मेरा ख्याल है बाबा भंड का जो भाषण है बहुत ही अभ्यासपूर्ण, बहुत ही जो फैक्ट्स हमें मालूम नहीं वो सब उन्होंने सामने लाए। आपने सही तरीके से उसको समराइज किया कि सयाजीराव गायकवाड़ का अस्पृश्यता निर्मूलन में जो हिस्सा रहा है, उन्होंने कायदा ही नहीं बनाया तो प्रैक्टिस में अस्पृश्यता निर्मूलन के लिए
कोशिश की, प्रयास किया अस्पृश्यता निर्मूलन के लिए कायदा बनाना और विरोध में बात करना अस्पृश्यता की वो एक बात है, लेकिन कृति में लाना, एक अस्पृश्य व्यक्ति के हाथ से चाय लेना, ये जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बाबा भांड ने हमारे सामने लाए, मेरा ख्याल ये बहुत महत्वपूर्ण है। सयाजी राव गायकवाड़ का ये जो हिस्सा है, ये जो रोल है, ये एक तरीके से अदृश्य था, वो उन्होंने सामने लाया है। दूसरा, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को जो मदद की है, उसके और भी पहलू हमारे सामने रखे हैं। हमें इतना ही मालूम था कि उनको पीएचडी की फेलोशिप दी है, लेकिन 3 साल बीए के लिए, उसके बाद शुरू में 2 साल पीएचडी के लिए, और बाबा साहेब एक एक्सेप्शन थे कि जिनको 2 साल का फेलोशिप का एक्सटेंशन भी सयाजी राव गायकवाड़ ने किया। और उसके बाद फिर उन्होंने बाबा भांड ने बुद्धिज्म के प्रसार के लिए जो काम किया है वहाँ गुजरात में, और धर्मानंद कोसंबी को कैसे उन्होंने सपोर्ट किया, फर्गूसन कॉलेज जो पूना है उसमें पहली बार ये पाली भाषा को पढ़ाने में भी उनका रोल है, और धर्मानंद कोसंबी के भाषण भी उन्होंने अरेंज। ये इतने प्रोग्रेसिव स्फीयर में सयाजीराव गायकवाड़ का काम है, वो मेरा ख्याल है काफी समय के आगे है। हम धन्यवाद करते हैं बाबा भांड का कि जिन्होंने ये सारी चीजें लाई। इसके बाद भी हमें मौका मिलेगा, मेरा ख्याल है मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा बाद में किसी वक्त, जो आउटस्टैंडिंग एंड वेरी इम्पोर्टेंट वर्क है सयाजीराव का, वो महिलाओं के लिए और महिलाओं के एजुकेशन के लिए। मुझे गुजरात के कुछ लोग बताते हैं कि जब भी गुजरात के बाहर से शादी करके लड़की आती है तो जनरली ये पाया जाता है कि मदर इन लॉ इज मोर एजुकेटेड देन द सिस्टर इन लॉ। तो कभी किसी वक्त उनके साथ बात करेंगे हम, जो महिलाओं के एजुकेशन और सारे के लिए जो उन्होंने काम किया है। हम आभार मानते हैं बाबा भांड का, और मेरा ख्याल है अब बहुत सारे लोग हैं, काफी लोग यहाँ पार्टिसिपेंट है और सवाल पूछेंगे, तो आप सवाल जवाब का जो दौर है वो शुरू करिए, टाइम है हमारे पास काफी। जी सर, जी, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर सच अ ग्रेट वर्ड्स, थैंक यू। अब मैं सभी सहभागियों से नम्र निवेदन करूंगी, आपके कुछ सवाल है तो आप हैंड रेज कीजिए या फिर क्वेश्चन बॉक्स में आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। मेरे ख्याल से संजीव कुमार जी का एक सवाल है। संजीव कुमार जी, आप सुन रहे हैं मुझे? जी मैम। जी सर, कैमरा ऑन कीजिए सर आपका वीडियो, इफ यू हैव पॉसिबल। Yes. Am I visible now? यस सर, यू आर विजिबल। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर का कि इन्होंने इतना, मतलब मेरे लिए एक बहुत ही इनरिचिंग था, क्योंकि मैं कुछ नहीं, बहुत कम जानता था गायक इनके बारे में, खास करके जो महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ के बारे में। लेकिन इनको सुनते हुए मुझे एक जो ख्याल आया कि जिस तरह का उन्होंने काम किया था, तो आज के कॉन्टेक्स्ट में और इनके द्वारा काम किए गए को अगर एक कंपैरेटिवली मैं देखूं, तो जिस तरह का एजिटेशन अभी दिखता है, अगर आप रिजर्वेशन का सवाल के ऊपर कुछ भी किसी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है, तो जिस तरह का रिस्पॉन्स आता है, जिस तरह का एजिटेशन होते हैं, उस तरह का रिस्पॉन्स या उस तरह का एजिटेशन समाज के पिछड़े तबकों के लिए स्कूल खोलने के लिए, उनको स्कॉलरशिप देने के लिए, उनको जो और एफर्मेटिव एक्शन अपार्ट फ्रॉम रिजर्वेशन हो सकता है, उसके लिए क्यों नहीं दिखता है कंटेम्परेरी कॉन्टेक्स्ट में? ये मेरी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है। आपने बराबर पूछा है। शिक्षण के क्षेत्र में महाराज ने बहुत बड़ा काम किया है।
हिंदुस्तान में बच्चा लड़का या लड़की 6 साल की हुई तो माँ बाप को बच्चों को स्कूल में भिजवाना कंपलसरी किया था। जो पिताजी बच्चों को भेजते नहीं थे उस समय हर दिन पहले 2 आने फाइन करना शुरू किया था, बाद में 4 आने 1 रुपए तक किया था। अभी अपने 2-4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी किया है, मगर सयाजीराव महाराज ने 1892 में पूर्व बड़ौदा में एजुकेशन कंपलसरी एंड फ्री किया था। और इसके पहले 1882 में अस्पृश्य और आदिवासियों के लिए शिक्षण का सुधार किया था। ये मैंने मेरे भाषण में बताया था। आज जो बातें बड़ौदा में 100 साल पहले की गई थी, ये आज भी हम नहीं कर पाए, ये इतिहास भी है। फिर भाई साहब को कुछ पूछना है? हेलो, थैंक यू सर। संजय गायकवाड़ सर पूछना चाहते हैं। तो संजय गायकवाड सर, अनम्यूट करा सर तुम्ही। हॅलो, आवाज येतोय का माझा? हो हो, आवाज येतोय, बोला. बाबा, माझा प्रश्न दोघांना आहे. एक तर त्याचं उत्तर माझे मित्र, जुने मित्र, 40 वर्षापूर्वीचे मित्र, दोघेही 40 वर्षापूर्वीचे मित्र आहे, बाबा भांड आणि सुखदेव थोरात. माझा प्रश्न असा आहे की एक तर बाबा भांडनी जे प्रेझेंटेशन केलेलं आहे खूप अभ्यासपूर्ण आहे आणि मी एक टिप्पणी पण केलेली आहे की नुसतं महाराष्ट्रावरच नाही पण संपूर्ण भारतावर आजचा जो विषय, त्या विषयाच्या संदर्भात बाबा भांडनी खूप मोठे उपकार केलेले, न्याय दिलेला आहे. प्रश्न असा आहे की बाबा भांडचं प्रेझेंटेशन ऐकल्यानंतर असं वाटतं की सयाजीराव महाराजांनी जे काम केलं, विशेष करून अस्पृश्यता निवारण्याचं जे काम केलं किंवा इतर सामाजिक सुधारण्याचं जे काम केलं, ते काम आजच्या आपल्या ह्या आधुनिक भारतामध्ये चालू करण्यासाठी कशा प्रकारचे उपाय राज्यकर्त्यांनी केले पाहिजे किंवा काय करायला पाहिजे? कारण त्याची नितांत गरज आहे. आता सध्या कंटेम्पररी सिच्युएशन मध्ये काय चाललेले ते त्याबद्दल बोलण्याची काही गरज नाही, सगळ्यांनाच माहिती आहे. मग सयाजीरावांनी जे काम केलं ते काम जर आजच्या राज्यकर्त्यांनी केलं तर देश लवकर समृद्ध होईल. म्हणून माझा प्रश्न आहे की काय करायला पाहिजे? महाराजा सयाजीराव ने जो सर्वधर्म समभाव का सूत्र बड़ौदा में लागू किया था, उस सूत्र की आज जरूरत है। आज हिंदुस्तान में जात, धर्म, पंथ, उनकी जो बातें हम हर दिन देख रहे हैं, सयाजीराव महाराज ने हर धर्म को उनका महत्व देते हुए सर्वधर्म समभाव की जो भूमिका निभाई। दूसरी जागतिक धर्म परिषद जो शिकागो में हुई थी, सयाजीराव महाराज उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने यही बताया था कि सर्वधर्म ने मानवता धर्म का ही काम करना जरूरत है। ये नहीं किया तो हिंदुस्तान जैसे अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक पंथ की एक सूत्रता दिनों दिन कठिन हो सकती है। और गायकवाड़ सर, आप जो बता रहे कि प्रशासन ने करना, प्रशासन के साथ हर आदमी ने शुरू किया तो हो सकता है, प्रशासन से सब अपेक्षा करना संभव नहीं है। और हेलो. असं वाटतं राजकीय पातळीवर ही सुरुवात व्हायला पाहिजे.
थोरात सरांचं काय म्हणणं आहे? थोरात सर प्लीज. हॅलो. हा हा हॅलो सर. थोरात सर बोला ना. हा, नाही, प्रश्न असा आहे की जे सयाजीराव गायकवाडांचं त्या वेळेची काळ बघून वेळ बघता फार मोठं काम आहे. फार मोठं काम आहे, फार मोठी हिंमत आहे, दूरदृष्टी आहे. आज आपल्याला आपण त्याच्या बरेच पुढे गेलेलो आहोत. भारतीय राज्यघटनेमध्ये इक्वॅलिटी, इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी याची प्रोव्हिजन आहे. ज्या समाजामध्ये विषमता, इनइक्वॅलिटी हे समाजाचा अविभाज्य भाग आहे, जातीयता आणि अस्पृश्यता, त्या समाजामध्ये घटनेमध्ये इक्वॅलिटी, इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी, इक्वॅलिटी बिफोर लॉ हे मांडणं फार महत्वाचं. नॉन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलिजन, कलर, जेंडर हे सुद्धा आहे. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे की घटनेमध्ये फंडामेंटल राईट मध्ये अनटचेबिलिटीला बॅन केलेलं आहे आणि प्रॅक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज कन्सिडर एज अ ऑफेन्स. सॉरी, माझा व्हिडिओ सुरू होत नाही कारण की इथे कनेक्शन वीक आहे, त्यामुळे मी व्हिडिओ काही सुरू करत नाही. तर आणि डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल मध्ये अजून प्रोव्हिजन आहेत की सरकारने अशी नीती करावी ज्याच्यामुळे सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस दलितांना, आदिवासींना मिळेल. आणि त्याच्यानंतर आपण ताबडतोब 1955 अनटचेबिलिटी ऑफेन्स ऍक्ट पास केला आणि त्याच्यामध्ये अनेक असे पब्लिक बिहेवियर आहेत हाय कास्टच्या ज्यांना ऑफेन्स कन्सिडर केलं. त्यालाच पुढे आपण प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राईट्स ऍक्ट मध्ये त्याचं रूपांतर केलं. त्यानंतर हे सर्व अशट करत असताना दलितावर अन्याय अत्याचार होत होते, व्हायलन्स म्हणून मग प्रोटेक्शन ऑफ अट्रॉसिटी ऍक्ट 89 ला आणला. ह्या सबस्टॅन्शियल लीगल आणि प्रॅक्टिकल स्टेप आपण घटनेच्या माध्यमातून घेतलेले आहेत. आणि त्याशिवाय घटनेमध्ये अनेक कलमामध्ये 14, 15, 17 आपण रिझर्वेशन आणलेलं आहे. रिझर्वेशन इन पब्लिक जॉब, एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन आणि लेजिस्लेचर. तर मला असं वाटते फार अधिक महत्वाच्या स्टेप्स आपण घेतलेल्या आहेत. प्रश्न असा आहे की कायद्यानं परिवर्तन पूर्णपणे येत नाही. कायदा काय करतो की अशा गोष्टी तुम्ही कराल तर तुम्हाला गुन्हा मानला जाईल, पनिशमेंट होईल. तर इंडिव्हिज्युअलची बिहेवियर तुम्ही बदलू शकता, परंतु संपूर्ण समाज काही धार्मिक संकल्पनेच्या आधारावर अस्पृश्यता बाळगत असेल तर कायद्यानं ते बदलत नाही. कायदा फक्त मध्ये तुम्हाला तुमच्यावर नियंत्रण आणतं, पण प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये जे डिस्क्रिमिनेशन आहे ते काय नाही. इंटरपर्सनल बिहेवियर आहे, सोशल रिलेशन्स आहेत, एम्प्लॉयमेंट आहे, इंटरकास्ट मॅरेजेस आहे, इथे तुम्ही बंधन करू शकत नाही. तुम्हाला ज्या धार्मिक संकल्पनेमुळे लोक अस्पृश्यता पाळतात, जातीय संकल्पना बदलावला. सिस्टमिक चेंज जो आहे धार्मिक संकल्पनेमध्ये आणणं फार महत्वाचं आहे. म्हणून त्याच्याकरता त्यांनी बुद्धिझम पुढे अडॉप्ट केला, जो ह्या संकल्पना हे मूल्य प्रमोट करतो. आणि आज असं घडत आहे की अनटचेबिलिटी आणि जातीयवाद काही ठिकाणी बराचसा कमी झालेला आहे, पण काही ठिकाणी तो कायम आहे, विशेषतः प्रायव्हेट स्पेअर मध्ये कायम आहे. त्याचं कारण असं की अजूनही उच्च जातींची बिहेवियर हे हिंदू धर्माचे जे मूल्य आहे, जे समानतेवर विश्वास करतात त्याच्यावर आधारित आहे. बाबासाहेबांनी म्हटलेलं आहे की डोंट ब्लेम द इंडिव्हिज्युअल, द प्रॉब्लेम इज विथ द रिलिजियस व्हॅल्यू अँड प्रिन्सिपल्स अँड कस्टम, सो यू हॅव टू रिफॉर्म दोज अँड देन पीपल विल चेंज. पण आज तसं होत नाही. आज घरामध्ये आई वडील जे मूल्य देतात ते जातीचे मूल्य असतात, कळत न कळत. तर आपल्याला जे समाजामध्ये मूल्य आहेत, कस्टम आहेत, हे बदलणं फार आवश्यक आहे. कायद्याची जरूरत आहे. त्याचबरोबर सामाजिक मूल्य बदलणं, ते इक्वॅलिटीला पूरक कसे होतील, स्वातंत्र्याला पूरक कसे होतील, बंधुत्वाला पूरक कसे होतील, हे प्रयत्न केले पाहिजे. तर बाबासाहेबांनी म्हटलेलं आहे की सोशल कॉन्शियन्स, सद्सद्विवेक बुद्धी जी आहे ही इक्वॅलिटीच्या सपोर्टमध्ये जर असेल तर मग इक्वल बिहेवियर देणं सोपं जाईल. परंतु जर घटनेमधल्या प्रोव्हिजन इक्वॅलिटीच्या आहेत आणि समाजामधली कृती जी आहे, मूल्य आणि कृती ही जर इनइक्वॅलिटीची असेल
तर परिवर्तन येणार नाही, जे आपण आज थोड्या प्रमाणामध्ये पाहतो आहे. उलट आता प्रवाह उलट्या दिशेने चाललेला आहे. तुमचा विचार आपण मला वाटतं महत्वाचा आहे, मानला पाहिजे. थँक्यू सर. विलास ओहाळ सरांचा प्रश्न आहे. सर्वांना नमस्कार. सर्वप्रथम मी आपल्याला सांगू इच्छितो की बाबा भांड हे म्हणजे माझ्या शैक्षणिक वाटचालीमध्ये त्यांचा खूप मोठं योगदान आहे. मी अलीकडेच सयाजीराव महाराज यांचे राजकीय विचार यावरती PhD चा प्रबंध सोलापूर विद्यापीठामध्ये सादर केलेला आहे आणि साधारणतः 1 आठवड्यामध्ये किंवा 15 दिवसामध्ये माझा वायवा पण होईल, कंप्लीट होईल काम. आणि बाबांचं आणि माझं अत्यंत चांगल्या प्रकारचं कम्युनिकेशन आहे ग्रंथ देणे घेण्याबाबत सुद्धा. बाबांना फक्त एकच प्रश्न विचारायचा आहे बाबा, की बऱ्याच वेळा मला असं म्हणजे जेव्हा मी बाबासाहेब सयाजीराव महाराजांचं सगळं पत्रव्यवहार वाचतो तेव्हा अनेक लोकांचे पत्र त्यांच्या सोबत आहेत, उपलब्ध आहेत, परंतु बाबासाहेबांच्या संबंधात एकही पत्र उपलब्ध नाहीये, मला पाहायला मिळालेलं नाही. म्हणजे आपल्या ह्याच्यामध्ये कलेक्शन मध्ये तसं काय आहे का त्या संदर्भाने? हा प्रश्न मला नेहमीच व्यतीत करतो. तर जर असेल तर मला तेवढं सांगावं आपण. थँक्यू. पत्र असतील आहेत, बाबासाहेबांनी लिहिलेले पत्र बडोदा रेकॉर्ड मध्ये उपलब्ध आहेत. महाराजांनी लिहिलेले पत्र आपण छापले सगळे, परंतु बाहेरून जी पत्र आली तर बाबासाहेबांची पत्र आता गेल्या महिन्यामध्ये ही बडोद्यामधून जवळजवळ 10 नवीन फाईल्स मला मिळाल्या बाबासाहेबांसंबंधीच्या. आता हे पत्र आहेतच नाही, फक्त तो शोधला पाहिजे संशोधकांनी. जर बडोदा आर्काइव्ह मध्ये आणि आपण जर शोध घेतला तर नक्कीच पत्र वाचता होऊ शकतो. हो, थँक्यू थँक्यू थँक्यू. थँक्यू सर. आणखी प्रश्न आहे कोणाचा? सर प्रश्न येईपर्यंत आपण काही प्रतिक्रिया बघूया. चॅटबॉक्स मध्ये बऱ्याच चांगल्या कमेंट्स आहेत. डॉक्टर कैलास इंगळे सर म्हणतायत की अभ्यास पूर्ण मांडणी केली आहे सर, आपले खूप खूप अभिनंदन आणि आभार. कामिनी पाटील सुद्धा म्हणतायत व्हेरी नाईस इन्फॉर्मेशन सर, अतिशय अभ्यासपूर्ण व्याख्यान आपण दिलं आहे. संजय कुमार गायकवाड पण सांगतायत आदरणीय बाबा भांड यांचे महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांच्या जीवन कार्यावरील अभ्यास आणि संशोधन आणि आज त्यांचे भाषण हे महाराष्ट्राला आणि संपूर्ण भारतातील नागरिकांना आणि राज्यकर्त्यांना मार्गदर्शक राहील. कैलास इंगळे सर परत म्हणतात सयाजीराव गायकवाड यांच्या प्रशासनाची नितांत गरज आहे, कारण सामान्य माणसाला आज कवडीमोल किंमत आहे. महाराजा असावा तालुक्यातील मटोला येथील दत्तोबा भोसले यांना बडोदा येथे आश्रम आणि महाविद्यालय प्रशिक्षण दिले. विजय कुमार गाय म्हणतायत. मुरलीधर केदारे म्हणतायत देशातील तथाकथित बुद्धिवंत इतिहासकारांनी भारताचा इतिहास राजकीय वैयक्तिक सोयीनुसार लिहिला. अनेक भारतरत्नांची भारतीय संस्कृतीची ओळख येणाऱ्या पिढ्यांना होऊच दिली नाही. बाबा भांड यांनी महाराजांबद्दल केलेले संशोधन लेखनामुळे अनेकांना प्रथमच महाराजांबद्दल माहिती मिळालेली आहे. उत्तम पाठारे सर म्हणतात खरोखरच महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांचे विचार आणि जीवन कार्याची देश आणि समाजाला गरज आहे. त्यांच्या विचारांची ओळख करून दिली ती आदरणीय बाबा भांड यांनी. त्यांचे अत्यंत मनपूर्वक आभार आणि आयोजकांचे सुद्धा आभार. प्रमोद शिंदे म्हणतात he was great leader, somehow I got a feeling that we were not ruled by Britishers during those days, especially in Baroda. आयोजकांचे धन्यवाद. Very informative speech by Dr. Bhand. Congratulations sir. बहुत सुंदर व्याख्यान और आयोजन. GN थोरात सर बोल रहे हैं. बेहतरीन आयोजन के लिए आयोजकों का धन्यवाद. थैंक यू. और कोई सवाल है? आप सभी से निवेदन है प्लीज आप अनम्यूट कीजिए और आप सवाल पूछ सकते हैं. नमस्कार. हाँ सर बोला. मी डॉक्टर राजेंद्र लवटे.
खरं म्हणजे माझा विषय बॉटनी आहे, तरी देखील माझं थोडस जे विशेषतः ज्याला आपण जे जुने असे चांगते राजे होऊन गेले, त्यामध्ये एक शाहू महाराज आणि एक महाराजा सयाजीराव गायकवाड आणि अशी काही तत्कालीन ऐतिहासिक व्यक्तिमत्व आहेत की ज्यांनी महाराष्ट्रामध्ये असेल किंवा देशामध्ये जे मागासलेला समाज जो होता की ज्याला प्रवाहामध्ये आणण्यामध्ये ज्यांचा मोलाचा वाटा होता, अशी दोन महान व्यक्तिमत्व आहेत. परंतु दुर्दैवानं आजचा कालावधी बघितला तर जो भारतीय संविधान घडवण्यामध्ये जो बेस होता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना ज्यांना उभं करण्यामध्ये ज्यांचा हात होता, असे हे दोन राजे आणि ज्याच्यामुळे हे संविधान आणि ज्याच्यामुळे हे एकूण समाज पुढे आणण्यासाठी मोलाची मदत झाली. परंतु आजचं चित्र असं आहे की अशा महान व्यक्तिमत्वाचे जे चरित्र असतील, त्यांचं जे संदर्भ साहित्य असेल, मग महात्मा फुले असतील किंवा इतर जे थोर समाजसुधारक होते, की हे साहित्य आजकाल समाजामध्ये रूढ किंवा रुळेल नाही आणि बरंचसं साहित्य आजकाल तुम्हाला प्रकाशोतात आणण्याचं देखील थांबलेलं आहे. तर अशा काही थोर व्यक्तिमत्वांचं विशेषतः पुरोगामी विचारसरणी असलेल्या लोकांचं साहित्य पुन्हा किंवा त्याचं पुनर्मुद्रण होऊन छपाई होऊन लोकांपर्यंत पोहोचणं ही परत काळाची गरज उरलेली आहे. कारण आजचा समाज किंवा विशेषतः तरुण वर्ग जो आहे की जो सोशल मीडिया जो सांगेल तोच खरं मानत चालेल आणि असं जे जुनं साहित्य किंवा जुने असे जे राजे होऊन गेले आहेत की ज्यांनी पुरोगामी विचार रुजवलेला आहे समाजामध्ये आणि परत एकदा धार्मिक ध्रुवीकरण ज्याला आपण म्हणू की परत आपण मनुस्मृतीच्या पाठीमागं ओढले गेलो जात आहोत की जो काळ एका काळातनं त्याला आपण बाहेर काढण्यासाठी ह्या लोकांनी प्रयत्न केले. तर त्या संदर्भात आपण थोडस वैचारिक मंथन करावं. पण जर आम्ही प्रकाशित केलेले 62 ग्रंथ बघितले, आपल्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं त्यात आपल्याला देता येतील. सयाजीरावांनी ज्या वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये कामं केली, महाराष्ट्र शासनाने जे 62 ग्रंथ प्रकाशित केले त्यात आपल्याला बघता येईल. महाराजा सयाजीराव गायकवाड संशोधन प्रशिक्षण संस्थेने 100 ई-बुक पण 60 ई-बुक लोकांना मोफत पाठवलेले आहेत. त्यामध्ये सुद्धा या सगळ्या विषयावरच्या छोट्या छोट्या पुस्तिका पण उपलब्ध आहेत. वाचकांनी बघितलं पाहिजे. सगळं सरकारने करावं म्हणणं ते सुद्धा बरोबर नाही आहे. आणि जे म्हणतात की केलं नाही त्यांनी जर ग्रंथ बघितलं नाही तर ते आणखी काही काळ नाही सुद्धा होणार नाही. तर याला आपण सगळेच जण जबाबदार आहोत. वाचकाने ग्रंथापर्यंत पोहोचलं तर या गोष्टींच्या काही गोष्टी तुम्हाला या ग्रंथातून मिळू शकतील. धन्यवाद सर. धन्यवाद सर. कारण असे जुने अनेक ग्रंथ आहेत की जे पीडीएफ फॉर्म मध्ये आपण आणू शकतो. कारण बरेचसे आता मी एकदा बडोदा युनिव्हर्सिटीमध्ये बॉटनीच्या कॉन्फरन्सला गेलो होतो आणि तिथली जी लायब्ररी तिथे व्हिजिट केली त्यावेळेला बरीचशी दुर्मिळ पुस्तकं तिथे मला बघायला मिळाली. तर अशी प्रत्येक लायब्ररीमध्ये जे जुने असे ग्रंथ असतील त्याचं पीडीएफ फॉर्म मध्ये सयाजीरावांनी 1800 ग्रंथ प्रकाशित केले. त्यातील जवळजवळ 1000 ग्रंथांचे आमच्याकडे आता पीडीएफ आम्ही मिळवलेले आहे. पुढच्या काळामध्ये हे ग्रंथ आम्ही मोफत देण्याची योजना करतो आहोत. हे करायसाठी सुद्धा खर्च आहे ना. हे काम एकटा बाबावान करू शकणार नाही. यासाठी या गोष्टीत आवड असणाऱ्या माणसांनी सोबत राहिलं पाहिजे. बरोबर आहे. हे करता येऊ शकेल त्या काळामध्ये. धन्यवाद. आणि सगळंच कोणी एकटा करू शकत नाही. यासाठी टीम वर्क तयार झाली पाहिजे. लोकांचं सहकार्य मिळालं पाहिजे. ग्रंथ जाऊन बघितले पाहिजे, विकत घेतले पाहिजे. आज तर बऱ्याचदा ग्रंथ न बघता मित्र गमतीने म्हणतात की वा साहित्य संस्कृती मंडळाने 62 ग्रंथ काढले. ते ग्रंथ साहित्य संस्कृती मंडळाने काढले, सयाजीराव समितीने काढले, ते सुद्धा आमच्या मित्रांना काही वेळेस माहीत नसते. तर ही अनास्था सुद्धा सर्वत्र दिसते. पण पॉझिटिव्ह गोष्ट आहे की त्याच्या पलीकडे बघणारे सुद्धा आहेत. बघणाऱ्यांनी आपण सर्वांनी बाबासाहेबांचं साहित्य असू द्या, शाहूंचं असू द्या, फुल्यांचं असू द्या, जर लोकांसमोर आणण्याचा प्रयत्न केला तर येत्या काळामध्ये आपण म्हणता त्याप्रमाणे जुने ग्रंथही सुद्धा पीडीएफच्या स्वरूपामध्ये, ई बुकच्या स्वरूपामध्ये आणण्याचा प्रयत्न करता येऊ शकेल. माझं उत्तर संपलेलं आहे. काही प्रश्न असेल तर बघा. सर प्रश्न नाही आहे पण काही मतं दिल्या जात आहेत.
सर डॉक्टर CN कांबळे सर म्हणतात की सयाजीराव महाराजांच्या जात निर्मूलन धोरणाची आजच्या राज्यकर्त्यांनी अंमलबजावणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे, परंतु आतापर्यंतच्या राज्यकर्त्यांची तशी राजकीय इच्छाशक्ती दिसून येत नाही. बाबासाहेबांना याची जाणीव होती, म्हणूनच बाबासाहेब म्हणाले होते की या बाबासाहेबांच्या प्रश्नावरती विचाराचे लोक. सयाजीरावांनी उभय आयुष्यामध्ये 89 कोटींचे शिष्यवृत्त्या दिल्या. आज त्याचं रुपयात मूल्य केलं तर 2,90,000 कोटींची मदत करणारा हा दूरदृष्टी राजा होता. त्यावेळी जात पात धर्म पंथ काही न बघता मदत करणारा साहित्य संस्कृती मंडळातून आता 500 पानाचा ग्रंथ येतो आमचा दानशूर सयाजीराव. परंतु अभ्यासक आणि विचारवंत आपापल्या चौकटी सोडायला तयार नाही, आणि आपापल्या चौकटीमध्येच आपण जर कोंडून घेतलं प्रत्येकाने तर त्यातून फार पुढे येणार नाही. म्हणून आमचा प्रयत्न आहे की सयाजीराव आणि बाबासाहेब, सयाजीराव आणि शाहू महाराज, सयाजीराव आणि महात्मा फुले असं युगपुरुषांना जोडून जर आपण संशोधन केलं तर खूप पॉझिटिव्ह गोष्टी सुद्धा समोर येऊ शकतात. असा प्रयत्न मी बाबासाहेब आणि सयाजीराव गायकवाड यांच्या संबंधीचा हा ग्रंथ नुकताच केला कोरोना काळामध्ये प्रकाशित केलेला आहे. आणि या ग्रंथामध्ये ज्या गोष्टी मी आता माझ्या भाषणात सांगितल्या त्यातील जवळजवळ 80% गोष्टी त्या याच्यामध्ये आहेत. वाचकाने तो ग्रंथ बघितला पाहिजे, वाचला पाहिजे, प्रतिक्रिया दिली पाहिजे. पण माझा अनुभव फार काळजी करण्यासारखा आहे. मी बाबासाहेबांचं पुस्तक महाराष्ट्रातल्या किमान 50-52 अभ्यासकांना पाठवलं. हाताच्या बोटावर मोजणे इतक्याच मंडळीने पुस्तक बघितलं, वाचलं की नाही माहित नाही, प्रतिक्रिया दिली. फक्त प्रतिक्रिया देणाऱ्यामध्ये प्राध्यापक सुखदेव थोरात साहेब आहेत, भालचंद्र मुनगेकर आहेत, पण आमचे तरुण आणि ज्येष्ठ अभ्यासक बाबासाहेबांचे त्यांना कदाचित अजून वेळ झाला नसेल किंवा वाचायचं असेल. ही अवस्था सुद्धा फार उत्साहवर्धक नाही. ते पुस्तक परत आपण एकदा स्क्रीनवर दाखवा बाबा भांड, ते जे तुम्ही वर केलं होतं. हे पुस्तक आता मराठीमध्ये आलं. अजून वर करा, थोडं वर करा अजून. हा, हे आता दिसतं व्यवस्थित. सर्वांनी पाहावं ते की सयाजीराव गायकवाड आणि बाबासाहेबांवरचं पुस्तक आहे ते. इंग्रजीमध्ये पण पुस्तक अमेझॉनवर उपलब्ध आहे. त्याचे हिंदी अनुवाद सुद्धा आमच्या मित्रांनी केला, तेही लवकर येत आहे. आणि जर हे पुस्तक किमान वाचलं तर ऐतिहासिक संदर्भाच्या आधारे आपण लिहिण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. बाबासाहेब आणि सयाजीराव संबंधी दोन्ही मोठी माणसं होती. बाबासाहेब आणि सयाजीराव हे युगपुरुष होते. या युगपुरुषांचा संबंध जोडून इतिहास आपण शोधला पाहिजे. धन्यवाद सर. मॅडम, एकच प्रश्न आहे. थोरात साहेब आहेत या निमित्तानं त्यांना एक प्रश्न विचारायचा आहे की सर, युजीसीनं बऱ्याच स्कीम्स फेलोशिपच्या जे आहेत त्या बंदच केलेल्या आहेत. म्हणजे विशेषतः मेजर आणि मायनर प्रोजेक्ट जे आहेत हे बंद केलेले आहेत. आणि त्यामुळे अनेक संशोधकांना त्या संदर्भामध्ये प्रोजेक्ट जे आहेत ते पाठवताच येत नाही. तर या संदर्भात आपण सद्यस्थिती, कारण आपण माजी अध्यक्ष असल्यामुळं, चेअरमन असल्यामुळे युजीसीची, या संदर्भात आपल्याला काय माहिती असेल किंवा त्यामध्ये अपडेट काय होणार असतील तर कल्पना असेल तर कृपया चर्चा करा. त्याच्यावर स्वतंत्रपणे केव्हा तरी भाषण ठेवूया. मी नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 याच्यावर बोलूया आपण नंतर. सध्या जो विषय आहे त्याच्यावर आपण केंद्रित केलं तर बरं राहील. परंतु उच्च शिक्षणावरचा खर्च कमी होत आहे आणि त्या फेलोशिप त्याचा भाग आहे. पण सविस्तर बोलता येईल नंतर. मी अरेंज करतो एक भाषण त्याच्यावर नंतर. थँक्यू सर. थँक्यू राजेंद्र सर. मी सुनील तडमणे बोलतो. हा सर बोला. येस, मी बरेचदा बाबा भांडनी आम्हाला सांगायचे की असं असं हे कार्य केलेलं आहे. आणखीन प्रत्येक वेळेला त्यांचं व्हॉट्सअपवर वेगळं
पुरुष जे आहेत, पुरुषयुग जे आहेत, म्हणजे सयाजीराव यांचं मदत घेऊन किंवा त्यांनी सहकार्य केलेलं ते आम्हाला सांगत असतात, मेसेज पाठवत असतात. आणखीन इथं अजूनही खूप ऐकायला आम्हाला भेटतं. खूप छान वाटत आहे त्यांनी कार्य केलेलं. एस्पेशली बाबांनी कधी कधी मला सांगायचे की लंडन मध्ये लायब्ररीमध्ये तिथलं आहे ते सगळं शोधून घेऊन मित्राला सांगून सगळं रिसर्च करून त्याला कार्य करणं किंवा लोकांच्या समोर हे मांडणं हा ग्रेटनेस जे आहे, महानता आहे, ते महानता फक्त महान लोकांनीच ओळखू शकतात, महान व्यक्तींना, असं मला जाणवतो. आणखीन आजचे जे कार्यक्रम जे आयोजित केलेले आहेत त्यांना पण मी धन्यवाद देतो. आणखीन महान व्यक्तींकडून, बाबा भानकडून ऐकायला मला संधी भेटली, ते पण ऑडिओ आणि व्हिडिओ. सो मी खूप ऋणी आहे. ओके, थँक्यू, धन्यवाद. धन्यवाद सर. आणखी प्रश्न आहे कोणाचा? एक शेवटची अभिनंदन पर प्रतिक्रिया वाचूया सर आणि मग थांबू आपण. शुभांगी खंडारे म्हणतायत, माननीय बाबा भांड सर, आपले मनापासून आभार. आपल्या संशोधनात्मक व्याख्यानामुळे महाराज सयाजीराव गायकवाड यांच्या विविध पैलूवरील कार्याची ओळख अतिशय विस्तृतपणे आम्हाला जाणायला मिळाली, त्याबद्दल आपले खूप खूप धन्यवाद. खरोखर सर आपले खूप खूप धन्यवाद. अनेक स्तुत्य उपक्रम आपल्याकडे आहेत, काही पुस्तकं आपली प्रकाशनाच्या मार्गावर आहेत. आम्ही सर्वांच्या आमच्या शुभेच्छा आपणास आहेत की आपण लवकरात लवकर संशोधनात्मक कार्य हे आपलं पुढे यावं. संशोधकांना, विद्यार्थ्यांना, वाचकांना या कार्याची ओळख व्हावी आणि एक नवीन दिशा या विषयाची एक समाजापर्यंत पोहोचावी, नवीन संशोधन समाजापर्यंत जावं, या अपेक्षेसह मी आपले खूप खूप आभार व्यक्त करते सर. आणि शेवटी मी या संपूर्ण चर्चेचे आभार व्यक्त करण्यासाठी प्रोफेसर सरला मेश्राम मॅडम उमरेड वरून आपल्यासोबत जोडले आहेत, मी त्यांना आमंत्रित करते. धन्यवाद मॅडम. माझा आवाज येतोय का? हो मॅडम, व्हिडिओ ऑन करा. नेटवर्क थोड़ा लूज आहे तर बरं, चालेल चालेल का? ठीक है. नमस्कार, आप सभी को मेरा जय भीम। आज इस चर्चा सत्र में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ और अस्पृश्यता उन्मूलन इस विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया है। इस वेबिनार के अध्यक्ष माननीय पद्मश्री डॉक्टर थोरात सर, इनका मैं धन्यवाद करती हूँ। सर हमेशा हमें विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन करते हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन के आधार पर हम इस तरह के विषयों पर वेबिनार का आयोजन करते हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद थोरात सर। आज के प्रमुख वक्ता और मार्गदर्शक माननीय बाबा भांड सर, इन्होंने अपने मार्गदर्शन में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ और इनके संपूर्ण जीवनी के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही साथ उन्होंने महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, उनके जीवनी में जो अनछुए पहलू है उनके बारे में भी हमें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि कैसे महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ इन्होंने अपने प्रशासन काल में अछूतों के लिए हमें शिक्षा की व्यवस्था की। वे एक आदर्श राजा थे। उन्होंने अनेक जरूरतमंदों के लिए शिक्षा पाने के लिए मदद की, ग्राम पंचायतों को अधिकार दिए। उन्होंने अपने प्रशासन काल में धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इन सभी क्षेत्रों में बिना भेदभाव के सुचारू रूप से संचालन किया। महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने लोक कल्याण में ही अपना मुक्ति मार्ग बताया। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को उच्च शिक्षा पाने के लिए शिष्यवृत्ति प्रदान की। ऐसे महान राजा को मेरा शत नमन है। और आज उनके बारे में हमें विस्तृत जानकारी देने के लिए मैं माननीय बाबा भांड सर, इनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद सर। उसी तरह से आज के इस चर्चा सत्र में प्रमुख रूप से उपस्थित माननीय आशा भांड मैडम, इनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। उसी तरह से विमल थोरात मैडम, इनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। इस वेबिनार में
दिल्ली से नीलाधर फाड़के सर, मुंबई से संजीव कुमार, डॉक्टर अशोक गायकवाड़ सर, गौतम कांबळे सर, विनीत दुपारे, अलका पाटील मैडम, अल्पना वैद्य, अनिल घाटगे सर, अशोक हनवटे सर, देवाजी भाई पटेल, दीक्षा चोरपगार, संजय नैनवाड़, डॉक्टर एन.सी. मेश्राम, डॉक्टर उत्तम पठारे, डॉक्टर दीपक चोरपगार, डॉक्टर राजेंद्र मांगर, गुलाबराव मांगर, जयश्री पाटिल, इन सभियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उसी तरह से सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने प्रश्नोत्तर के माध्यम से अपनी शंकाएं उपस्थित की और सर ने उन्हें समाधान हेतु अपने विचार प्रस्तुत किए। इन सभियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उसी तरह से आज के वेबिनार का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए मैं माननीय विद्या चोरपगार मैडम इनका भी धन्यवाद करती हूँ। उसी प्रकार से आज के अतिथियों का परिचय देने के लिए डॉक्टर अतुल कुमार चोरपगार इनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ और सभी मान्यवरों का धन्यवाद करती हूँ। जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने सहयोग किया उन सभी का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ और मेरा धन्यवाद का सत्र समाप्त करती हूँ। आगे के लिए मैं डॉक्टर विद्या चोरपगार मैडम इनको निमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद मैडम। थैंक यू मैडम, आप सभी के धन्यवाद बहुत अच्छे से दिए हैं। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद बाबा भांड, मिसेस भांड, और मैं देख रहा हूँ कि उनकी लड़की भी है शायद, दारा भांड। उनकी लोग पूरी फैमिली है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कभी। थैंक यू। मिलेंगे सर। थैंक यू सर। ओके विद्या, बाय। ओके सर, बाय सर।